बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, वीकेंड अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। वो अच्छे तरीके से इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ बंद था, लॉकडाउन बहुत अच्छे तरीके से कामयाब भी हुआ और मुझे लगता है ये ज़बरदस्ती लॉकडाउन कामयाब कराया गया क्योंकि सख्ती इतनी थी, ज़रूरत भी समर की थी, स्मॉग आज भी है, गुज़िश्ता दोनों दिनों भी स्मॉग अच्छी खासी थी। सो अगर ये कुछ मैयर्स हैं, सेफ्टी मैयर्स हमारी और आपकी सेहत के पेश नज़र लिए जा रहे हैं, अगर ये ना लिए जाएं तो हालात मज़ीद बेहतर नहीं बल्कि बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं। हमने अब प्रोग्राम में आगे बढ़ना है, कुछ बात करेंगे स्मॉग की सूरत हाल की भी, इसके साथ साथ दीगर खबरें भी होंगी। जिनके बर्थडे हैं उनको भी हमने विश करना है, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। हमारे मेहमान भी आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आज की खबरें क्या हैं? कुछ अच्छी खबरें भी हैं आपके लिए। स्मॉग से बचाव के लिए पंजाब हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली, लॉकडाउन से आलूदगी कम, मॉल रोड पर दिन भर साइकिल सवारी, शहरी सैर करते रहे। और तरक्याती मंसूबों की हैट्रिक अब मुकम्मल हो गई है। कैवरी अंडरपास को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शहरियों के तवील इंतजार की शिकायत पर मोहसिन नकवी बरहम, वजीर आला का लिबर्टी और गार्डन टाउन पुलिस खिदमत मरकज का दौरा। और शहर में डेंगू के वार का सिलसिला भी जारी है। डिटेल्स आज के शो में शामिल करेंगे। वेलकम बैक। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स शाहिद सिप्रा साहब और अली साही साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अब आप लोगों को तो मैं ये नहीं कह सकती कि फैमिली के साथ खूब टाइम स्पेंड किया होगा। साई साहब की छुट्टी होती है, शायद आपकी छुट्टी नहीं थी। साई साहब से फिर आगाज़ कर लेती हूँ। कल घर ही रहे, फिर स्मॉग की वजह से लॉकडाउन मुकम्मल था और कामयाब लॉकडाउन था। मैंने बिल्कुल कामयाब था, लेकिन मैं सियालकोट गया हुआ था। यानी आप उसमें नहीं आए रिस्ट्रिक्शन में। अच्छा, वैसे कल मैंने बाहर विजिट किया है मुकम्मल। संडे को तो वैसे ही ट्रैफिक बहुत कम होती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब बंद था। संडे को तो वैसे तकरीबन 1-2 बजे तक लोग जो है उठना शुरू होते हैं। बिल्कुल ऐसे आपको 4-5 बजे सड़कों पर रौनक नज़र आती है। लेकिन कल जो मैं देख रहा था टीवी पे खबरों में, तो वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। सड़कों को भी सुकून आया होगा, लाहौरियों को भी सुकून आया, और स्मोक ज़ाहिर है असर उस पर पड़ा होगा, चूँकि मेन जो आंतड़ी है वो बंद कर दी जाए, जिस पे आपने चल के तमाम जो रोड्स हैं उस तक आपकी अप्रोच होती है, तो वो बड़ा ज़बरदस्त है। फिर वहाँ पे साइकिलिंग कर रहे थे तमाम लोग। हमारे विकास रिपोर्टर हैं क्राइम, वो छोटी सी साइकिल पे साइकिलिंग कर रहे थे, उनकी मैं वीडियो देख रहा था। कमिश्नर लाहौर की जानब से भी साइकिल रैली का वहाँ पे एहतमाम किया गया था। तो ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। एक दिन बंद होने से कोई क़यामत नहीं आ जाती, वैसे भी छुट्टी होती है। तो आपकी जब रूटीन सेट हुई होती है। सही साहब, मैंने इससे ये देखा है कि अगर आप कुछ करना चाहें, कोई एग्जाम्पल सेट करना चाहें, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हुकूमत की रेट कल वाकई नजर आई। लॉकडाउन था, खैर तो शाहिद सिप्रा साहब क्योंकि फील्ड में थे तो उनसे पूछ लेते हैं कल क्या, क्योंकि मैं तो सिर्फ समनाबाद से जेल रोड तक गई हूँ, तो मुझे मुकम्मल लॉकडाउन वाली सिचुएशन नजर आई। शाहिद सिप्रा साहब, कल क्या सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं तो ड्यूटी पे था और ट्रैवल भी कर रहा था, नहीं था रश। आप 12-1-2 बजे तक तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था कि शाहराहों पे कोई है ही नहीं। हालांकि मामूल के मुताबिक ईद के दिनों में छुट्टी वाला समा होता है ना, कल एक्चुअली वो था। और शाम में फिर माल रोड जिस तरह साई साहब बता रहे हैं वैसे बंद था। फिर कुछ फ़लस्तीन के हवाले से रैलीज भी थी और उसकी वजह से भी शाहराएँ जो हैं वह बंद हुई। लेकिन वो शाहराएँ बंद होने की वजह से जो ट्रैफिक इधर उधर होती है वो भी कहीं पर नज़र नहीं आई। तो मेरे ख्याल में बात वही आ जाती है कि हम खुद अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक दिन अगर हम मार्केट नहीं जाएंगे, माजरत के साथ खुद नहीं करते, ये जबरदस्ती कराना पड़ता है। नहीं चलें, जबरदस्ती करा रहे, लेकिन मैं दूसरी बात क्योंकि अभी शो से पहले जो हम चीजें डिस्कस कर रहे थे ना कि बहुत काम रुकी हैं छुट्टी की वजह से। जिस तरह आप अपनी शादी का जिक्र कर रही थी कि मेरे घर में शादी है और उसके इश्यूज हैं, तो जिस भाई की शादी है आपके, तो वहाँ जाना मार्केट में, मेरे ख्याल में एक दिन आप अगर नहीं भी गई तो कुछ नहीं होता। आप अगर माजी में जाएं 1 महीना, तो आपके 20 अगर चक्कर हैं तो उसमें से कोई 15-16 ऐसे चक्कर होंगे जिस पे आपने कोई चीज़ भी नहीं ली होगी। आपकी फैमिली ऐसे ही वापस आई होगी, क्योंकि अभी इसी जो चीज़ है इससे मैं भी गुजरा हूँ। मेरे घर में 2-3 गाड़ियाँ लेके विजिट करने जाते हैं, ये देख लें, फिर ठीक है। अब बात करने का मकसद ये है कि इतवार का रोज़ था और उसमें इस बात को कहा गया कि मुकम्मल तौर पर हर चीज़ को बंद रखा जाए, और लाहौरियों ने कहीं ना कहीं जाकर इसका मुजाहरा भी किया। बिलखसूस
ताजर बरादरी जो है, और उसके बाद जब मार्केट्स बंद होती थी तो वहाँ पे कुछ आर्जी दुकानें सज जाती थी। कल आपकी वो दुकानें भी नजर नहीं आई, बिल्कुल नहीं। क्या वजह थी कि जब मार्केट्स बंद हो जाएंगी तो आपके शहरियों ने क्या निकल के करना है, फिर अल्टीमेटली उनके पास या पार्क्स रह जाते हैं या फिर कोई और तो एक्टिविटी रह नहीं जाती। खाने पीने के जो मराकिज़ हैं वो भी बंद थे, तिजारती मराकिज़ भी बंद थे। तो इस तरह के छोटे छोटे इक़दामात की वजह से खाना खा लेना चाहिए। साई साहब हफ्ते में सियालकोट खा आते हैं बस एक दिन, वो इसलिए कह रहे हैं। और बाकी रही बात कि 3 बजे के बाद मार्केट्स का खुल जाना और उसके बाद रश भी पड़ता है, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है अगर आप हफ्ते का जिक्र करें। नहीं, लेकिन शाहिद सिपरा साहब अब कंपैरिजन ये करना है कि जिस मकसद के लिए ये लॉकडाउन किया गया वो पूरा हुआ भी या नहीं हुआ है ना। 3 दिन का आप सीएम साहब ने जो आपके अदादो शुमार जो भेजे हैं उसमें देखें कि वो एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका नीचे आया है। सही गो कि आज उसमें फिर इजाफा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपकी सारी चीजें उसी तरह खुल गई। जो बाहर वीकेंड के बाहर लोग सियालकोट गया था वहाँ पे भी बंद थी सर। मैं एक दफ्तर में बैठा हुआ था अपने बड़े भाई के दफ्तर में, वहाँ पे एसी साहब खुद आए, उन्होंने कहा जी आज मार्केट्स दफातर सारा कुछ बंद है। फिर हमने वो बंद किया। तो डस्का में भी सियालकोट में भी मार्केट्स दफातर सारा कुछ बंद थे। और स्मोक की बड़ी वजह ये है कि मैं तो ये कहता हूँ एक तो धुआं है ही है, दूसरा जो सड़कों से डस्ट उठती है ना वो बहुत ज़्यादा इसका हिस्सा बनती है। और जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे जो सड़कों की साइडें हैं वो बिल्कुल कच्ची हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। वहाँ पे कोई ट्रैक्टर ट्राली गुजरे, कार गुजरे, वो कुछ भी गुजरे, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो डस्ट आपकी फ़िज़ा में जाती है और आपकी फ़िज़ा आलूदा होती है। तो ये जितने भी एरियाज़ में अनाउंस था कि वहाँ पे दफातर बंद होंगे, स्कूल बंद होंगे, बल्कि कल एक स्कूल में वो पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही थी, बड़ी चेन थी सियालकोट में, मेरे सामने वो उसको सील करके गए एसी साहब। तो बड़ा इम्प्लीमेंट करवाया, गवर्नमेंट ने उस पर फोकस किया तो ये इम्प्लीमेंट हुआ है, वरना हम मानने वाले तो है नहीं। आप देखें ना, ये तो बिल्कुल रूटीन की चीज़ है। देखें ये वही लोग हैं जो कोरोना में जब बड़ा खौफ था और उसके बाद शटर डाउन आपकी मार्केट्स ओपन होती थी कि शटर आपने डाउन कर रखा है लेकिन अंदर ग्राहक आपके मौजूद हैं। तो उन हालात में अगर इस बिरादरी को रोकना इतना मुश्किल था और आप कहें कि एक फ़िज़ाई आलूदगी की बुनियाद पर रोकना समझ नहीं, लेकिन आप समझना पड़ेगा उसकी वजह क्या है कि आपके घर में जब पेशेंट्स होंगे, आपके घर में जब गला खराब बुखार के पेशेंट्स आएंगे, फिर साथ में डेंगू का मसला भी चल रहा है, डेंगू के बहुत सारे पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग उस वक्त कोविड के वक्त भी बात करते थे कि हमें कुछ ना कुछ अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, डेंगू के वक्त भी यही बात होती है। अब अगर फ़िज़ाई आलूदगी है तो उसका भी यही हल है कि हम अगर गवर्नमेंट इस तरह के कोई सख्त इक़दाम उठा रही है तो वो उन लोगों की सेहत के लिए उठा रही है जो रोज़ाना इन शाहराहों पर जिनका गुज़र होता है, जो यहीं से गुज़र कर अपने काम काज के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में मार्केट्स में जाते हैं या दीगर दफातर में जाते हैं। तो शौक़ तो गवर्नमेंट को है नहीं कि आप इस तरह के स्कूल्स को बंद कर दें, बच्चों को घर में बिठा दें, ऑनलाइन क्लासेस पे मुंतकिल कर दें। इसका जो महरक़ात होते हैं, जो मकासद होते हैं, वो देर पा होते हैं और उसमें करोड़ों लोगों का जो है वो फ़ायदा होता है। इसलिए मेरे ख्याल में अगर आने वाले कल में भी आप देखें, आज जो हालात हैं, आज जो नज़र आ रहा है इसमें स्मोक भी है और कि जिस तरह वेदर है, हवा ठंडी चल रही है, इसमें फोग का भी अंसर लाजमी शामिल है। मौसम तब्दील हो रहा है उसका, क्योंकि स्मोक का जो कलर है आपका डस्ट का वो और है, जब उसमें फोग मिक्स होती है तो उसका कलर थोड़ा और चेंज हो जाता है। तो उससे थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि वो उसकी जो आपकी आंखों में चुभन है या आपकी स्किन को डैमेज करता है, उसमें भी कमी हो जाती है। इसलिए अब ये 2 महीने 2.5 महीने तक हमें इसके साथ चलना है। इसके साथ यही होगा कि गवर्नमेंट जो इक़दाम उठाए हम लोग उनका साथ दें, आपकी हुकूमत वक्त का साथ दें, तो हमारे जो माहौल है वो भी साफ़ हो जाएगा। मैं सोशल मीडिया पे एक कैंपेन देख रहा, देखें गवर्नमेंट है उनको ज़रूर तनकीद का निशाना बनाए। वो कह रहे थे कि आपने स्कूल्स बंद किए कि वो आलूदगी का ज़रिया बन रहे थे, लेकिन जो आपकी ट्रांसपोर्ट है उसको बंद नहीं किया। मुझे ये बताएं, इस सोशल मीडिया कैंपेन के पीछे देखें वो जो स्कूल्स जिसमें रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ आती हैं, मेरे घर से भी 2 गाड़ियाँ जाती हैं, अगर स्कूल बंद थे तो मेरे घर की 2 गाड़ियाँ नहीं रोड पे आई। इसी तरह साई साहब का है, आपकी फैमिलीज के हैं, आप उस गाड़ियों का कम से कम आमदोरफ्त को तो देखें ना। ये नहीं है कि स्कूल बंद किया आपने बच्चों को घर बिठा दिया है, उसके पसे पर्दा क्या मुरक़ात हैं कि वो बच्चों को ड्रॉप के लिए जो रिक्शा आ रहा है, जो पिकअप आ रही है, जो हाईएस्ट आ रही है, जो गाड़ियाँ मोटर बाइक्स, वो सारी रुक गई ना। एक घर से अगर 2 गाड़ियां जा रही थी वो 2 रुक गई। हाँ, तो ओवरऑल शाहिद सिपरा साहब, अगर हम हुकूमती इन डिसीजंस का साथ दें तो हमने 2 दिन में जो इम्पैक्ट देखा अच्छा था, लेकिन ये तब कामयाब चीज़ें होती हैं जब आप लोगों का साथ हो।
तो दुआ यही है कि ये कुछ बारिश हो और स्मॉग की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आ जाए, अदरवाइज़ जैसे शाहिद सिप्रा साहब ने कहा कि अब 2 महीने तो इसके साथ रहना पड़ेगा। वेलकम बैक। और एक के बाद एक आसानी और एक तोहफा दिया जा रहा है लाहौरियों को, और वो है जी शहर में जो तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं बर वक्त अपनी तकमील को पहुंच रहे हैं और रोड्स कुशादा होते जा रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको सफ़र करने में आसानी हो रही है जी। अब कैलवरी अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तरक्याती मंसूबों की हैट्रिक मुकम्मल होती जा रही है। शाहिद सिप्रा साहब, देखिए हैट्रिक के बाद भी अभी कुछ हैं प्रोजेक्ट्स जो मुकम्मल होंगे, उसके लिए भी थोड़ा सा, और एक और भी अगर सीएम साहब अपने इस दौर में काम कर जाएं कि बरकत मार्केट और कैंपस पुल वाला सिग्नल फ्री कर जाएं और बेकेवाल मोड़, तो मेरे ख्याल में फिर लाहौर शहर में कोई ऐसा चीज़ या ऐसी जगह नहीं रह जाएगी जो मेन शाहराहों पे कुछ ऐसा नहीं रह जाएगा जो सिग्नल फ्री नहीं होगा और ट्रैफिक जो है उसकी रवानी बरकरार रहेगी। देखें ये मेगा प्रोजेक्ट्स थे आपके। शादरा तो ऐसा प्रोजेक्ट था जहाँ से लोगों का रोज़ाना लाखों लोग आते हैं और वापस जाते हैं वहाँ से, और फिर ना सिर्फ दीगर इजला से बल्कि आपके बहुत सारी आबादी है, आपका जिया मूसा, बेगम कोट, शादरा टाउन, रचना टाउन, इसके साथ जो आबादी अब आपकी तो कालाशाह काकू तक ये इस तरह आबादी जा चुकी है। वो रोज़ाना यहाँ पे लोग आते हैं, चाहे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, दफातर के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से वो खोला। उसके बाद फिर आपका सेंटर पॉइंट वाला जो है वो अंडरपास जो है उसको खोला गया। उसके बाद फिर दोस्त मार्केट के बाद आपका क्वेलरी और अब जो डिफेंस घोड़ा चौक है उसको भी 7 दिसंबर शायद डेट दिया है तो उसको खोल दिया जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका बुनियादी मकसद ये है कि शहरियों को सहूलत दी जाए जो इस अजियत में मुब्तला रहते हैं कि घर से निकलना है और आगे जाके ट्रैफिक में हमने घंटों ब्लॉक रहना है, और उसके बाद जो आपके फ्यूल का वहाँ पे ज़िया हो रहा है। ज़िया क्या हो रहा है? आपकी जेब पर बोझ बेसिकली तो पड़ रहा होता है। ज़िया क्या होना है उसका इनडायरेक्टली देखें तो फिर वो साई साहब जो उसमें कह रहे हैं कि स्मोक का बाइस बनते हैं, ठीक कह रहे हैं, वो भी आंसर है। तो ये स्पीड और मॉनिटरिंग जो है ये तो देखें ना, आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर जो पहले पंजाब में वजीर आला के तौर पे थे तो वो भी आज इस बात को मान रहे हैं कि आपके मोहसिन नकवी ने काम करके दिखाया भाई, इसमें मोतबर वाली कोई बात नहीं। मैं कल सियालकोट गया था, वहाँ पे इनको अब अपनी मोटरवे याद आ रही है ना, जो मोटरवे तो बनी है और फिर वो गुजरांवाला का लिंक रोड भी बना रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। लेकिन आप यकीन करें जितने लोग मिलते हैं वो, चूँकि हमारी है, सबको पता है कि हम सिटी 42 में काम करते हैं, तो लोग कहते हैं कि एक काम करने वाला बंदा है, कहते हैं बड़े वर्कर आदमी। साहिब साहब असल में लोगों के लिए जहां आसानी होगी लोग तारीफ भी करेंगे। आप देखें ना कि कितना मुश्किल था ये सफर और कितना, और फिर 2.5 माह में देखें ना कैवलरी वाला अंडरपास मुकम्मल किया और जिस मंसूबे की जो डेडलाइन दी है उस पर अमल करवाया। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसमें सीएम साहब ये भी कह रहे हैं रिंग रोड और बंद रोड कॉरिडोर हमारा फोकस है, सो मुझे लगता है फिर ये भी आप नहीं, वो जो रिंग रोड वाला और कॉरिडोर है ना वो तो सिप्रा साहब भी साथ है, ये कुछ 4-5 माह पहले की बात है। तो हमें मोहसिन नकवी साहब जो मौजूदा निगरान वज़ीर आला हैं वो बता रहे थे कि किसी बड़ी शख्सियत ने कहा कि 1 साल में आप इसको मुकम्मल कर दें। तो मोहसिन साहब ने कहा कि मैं हंसना शुरू हो गया कि आपको मैं इसी साल के इख्तिताम पे या अगले साल के आगाज़ पे इसको मुकम्मल कर दूँगा। तो जिस तरह वो फोकस कर रहे हैं, सुबह शाम वो विज़िट्स कर रहे हैं, कोई भी मंसूबा है हमने ये देखा है कि जिसको उन्होंने शुरू किया है या उसकी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का काम शुरू करवाया है, वो वहाँ पे बाकायदा विज़िट करते हैं और हर हफ्ते में 2-3 विज़िट, तो चाहे वो रात के औकात में हो, दिन के औकात में हो, वो हर सूरत में जाते हैं और अपनी जो डेडलाइन दी है उस पर अमल दरामद हर सूरत में करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वो करवा के दिखाया उन्होंने। तो इसमें लोगों के लिए सहूलत है, आसानी है, हमारे लिए सारा कुछ हो रहा है। हम शहर में आप देखें ना, पहले जिन सड़कों पे, अपनी सड़क की बात करें पीको रोड वाली, इस पे जब सिग्नल थे तो आपको घंटों वेट करना पड़ता था, ट्रैफिक जैम रहती थी। अब सिग्नल फ्री हो गया तो सबके लिए आसानी है। ये शहरियों के लिए चीज़ें बनती हैं, जितने प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं ये हमारे लिए बन रहे हैं। अब एक चीज़ है कि जितने भी अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी और जो वज़ीर आएगा उसके लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जो पैटर्न सेट कर दिया गया है कि अगर कोई मंसूबा शुरू करवाया गया है तो किसी जगह पे ये नहीं कोई कह सकता करप्शन है, कमीशन का रौला है, सारी चीज़ें जो है वो ओपनली हो रही हैं। और साहिब साहब ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि निगरान गवर्नमेंट के पास लिमिटेड वसाइल होते हैं, अगर उसमें काम हो सकते हैं तो फिर इलेक्टेड हुकूमतों के पास तो बजट भी अच्छा खासा। शाहदरा अंडरपास की ओवरहेड की बात कर रहे थे, तो शाहदरा मेरा चूंकि पहले वही रास्ता था मोटरवे शुरू होने से पहले,
आप यकीन करें कि मेरे घर से डस्का जो है 110 किलोमीटर है, मैक्सिमम 1 या सवा घंटे की ड्राइव है। आपको शाहदरा फाटक क्रॉस करते हुए 2 घंटे लगते हैं। सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही तो अब ये जब ओवरहेड बन जाएगा तो वहाँ के लोगों के लिए भी आसानी होगी और लाखों लोग रोजाना आपकी तो मौजें, आपका तो फ्यूल कम लगना शुरू हो क्योंकि आपका फ्रीक्वेंटली आना जाना रहता है। तो जो लोग ताजर बरादरी चूँकि सारी ने यहाँ पे आना होता है और जुम्मे के दिन चूँकि छोटे शहरों में छुट्टी होती है तो लाखों की तादाद में लोग शालनी आते हैं या दीगर बाज़ारों में आते हैं, दीगर मार्केट्स में आते हैं, उनके लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। उनका जो है वो टाइम बचेगा, वहाँ पे आसानी होगी आपकी। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक दिन शाम 9 बजे ट्रैफिक में, रात 9 बजे फंसा, 2 बजे वहाँ से निकला। इस तरह की ट्रैफिक भी जाम होती है, तो ये बड़ी ब्लेसिंग है। इसके साथ देखें बेदिया रोड साइड पे जो रिंग रोड और डिफेंस की एंट्रेंस है, वहाँ पे वो जो आपका गोल चक्कर था उसको ख़त्म किया गया, वहाँ अंडरपास बना, वो DHA के लोगों के लिए सबसे पहले तो हमने वो खोला, इससे पहले उससे पहले कलमा चौक खोला। ये देखें इन प्रोजेक्ट्स का मकासद क्या है कि आपकी ज़राए आमदोरफ्त जो है, आपकी ट्रैफिक की रवानी जो है वो बरकरार रहे। जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि निगरान गवर्नमेंट के पास तो उस तरह के वसाइल भी नहीं होते, लेकिन हुकूमत तो होती है ना, इक़्तिदार तो आपके पास है और इस इक़्तिदार में रह के जिस पे आप सारे काम करा सकते हैं, उन्हीं वसाइल में रहकर अगर आप इक़्तिदार में होते हुए ये सारे काम करें। इसलिए मेंशन की ना कि हम हीले बहाने यही सुनते हैं कि नहीं, हीले बहाने होने नहीं। देखें जिसको जितना मौका मिला है ना, आज आप यहाँ पे एंकर हैं, आपको मौका मिला है, आपकी कोशिश होगी कि मैं बेस्ट से बेस्ट कर जाऊँ, चाहे बहुत सारे लोग इसकी तरफ देख भी रहे होते होंगे कि इस कुर्सी की तरफ मैं यहाँ बैठा हूँ तो बहुत सारे लोग जो है आप मुझे नहीं देख रहे, इधर देख रहे होते हैं, ये साई साहब कह रहे हैं। इसलिए होता यह है कि जिसको जितना अल्लाह ताला मौका दे, अगर उसके अंदर रहकर उन महदूद वसाइल में रहकर आप बेहतरी के लिए कुछ कर जाएं, ये फायदा। हॉस्पिटल से जो आपको दुआएं मिल रही हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। अच्छा, फिर ये आजकल ये लाइसेंसिंग का मामला चला हुआ है, बहुत अच्छी कंपेन है। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, हमेशा मैं साई साहब को फ़ोन करता हूँ, लेकिन मैंने सैटरडे को फ़ोन नहीं किया। मैं सुबह दूध लेके वापस आ रहा तो मैं मुड़ा तो मुझे उन्होंने रोक लिया जेल रोड पर, घर के सामने ही बिल्कुल। तो मैंने कहा हाँ जी खैरियत, कहते जी लाइसेंस दिखा दें। मैंने कहा कोई वायलेशन, कहता नहीं जी CM साहब की कंपेन है तो आप लाइसेंस दिखा दें। तो मैंने कहा मेरा सामने घर था उस वक्त, मेरी जेब में लाइसेंस था ही नहीं, तो मैंने कहा अभी तो नहीं है मेरे पास। उसने कुछ ऐप बताई कि उस पर देख लेते हैं, तो मैंने कहा यार आपने ऐप में क्या देखना है, मैं सामने भाई को फ़ोन करता हूँ, लाइसेंस उठा लाता है। मैंने फ़ोन किया, वो लेके आ गया। तो मैंने उसको लाइसेंस दिया, तो उसके बाद फिर मैंने बताया कि मेरा इस इदारे और ये चीजें अगर किसी आम शहरी को करनी पड़े वो लड़ाई करने लग जाते हैं। मेरा भाई अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि 2 दफा बाइक पे मैं जा रहा हूँ, मुझे रोका है। मैंने कहा मैंने तो कोई वायलेशन नहीं की, तो क्यों रोका है? तो मुझे ये कहता आप, मैंने कहा मेरा इस इदारे से ताल्लुक है, तो कहता आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कहा इसलिए नहीं बताया कि वो CM साहब के ऑर्डर हैं और इस कैंपेन को हमने कामयाब बनाना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसको कामयाब बनाने के लिए मैंने कहा मेरी जेब में नहीं था, लेकिन मेरा बना हुआ था, आपके सिस्टम में शो नहीं हो रहा था, लेकिन लाइसेंस तो है मेरे पास। तो मैंने कहा अगर 2 मिनट रुक के सामने मेरा घर है, लाइसेंस आप देख लें तो इसमें क्या था। अच्छा, ऑनेस्टली लोग डर से दिखाते नहीं लाइसेंस। ये मैंने पहले पूछा उससे। मेरा भाई कहता मैंने कंफर्मेशन ली कि वायलेशन मैंने कोई जब लाइसेंस या शनाख्ती कार्ड उनके हाथ में चला गया तो फिर चलान नहीं समझे ना। वही ना, मतलब भाई मेरा कहता है चलान तो नहीं करेंगे क्योंकि मेरी वायलेशन कोई नहीं है। उसने कहा वायलेशन नहीं है, कैंपेन चल रही है और उसके तहत देखें कम उम्र। अब एक और वाकया भी आ गया, ये अभी इस रायवन रोड वाली साइड पे सोसाइटी में जो वो मेडिकल की तालिबा है उसको गोली लगी है। मुझे बताएं कि कम उम्र ड्राइवर, लास्ट शो में मैं ये कह रहा था कि 10, 12 साल, 14 साल के लड़का जिनके फैमिलीज के वसाइल नहीं है, उन्होंने मोटर बाइक को चलाना है, उन्होंने स्कूल खुद भी जाना है, अपने बहन भाइयों को भी लेकर जाना है, लेकिन आप ज़रूरत और उसके बाद अयाशी जो है, इसको 2 चीज़ों को सेपरेट करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट इस तरफ कुछ ध्यान कर ले कि 14-15 साल या 16 साल का जो बच्चा है जो मोटर बाइक चला सकता है, साहिब साहब आया कि ये पॉसिबल है कि उनको मोटरसाइकिल का लाइसेंस मिल जाए या वो ड्राइव करने के काबिल हो जाएं, ये तो मेरे ख्याल में कानून साजी शायद करना पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों का जो फीडबैक है ना, जिस तरफ मैं आ रहा हूँ,
बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो मोटर बाइक उन्होंने अपने बच्चों को लेकर दिए हुए हैं सिर्फ स्कूल आने जाने के लिए। वो इस चीज पे जा ही नहीं सकते कि वो रिक्शों का या वैगन्स का किराया दें या आप ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन शायद बच्चों को रिस्पॉन्सिबल तो बना सकते हैं, उन पर नजर तो रख सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। जब वो वहाँ से निकल गए साहब के पास बाइक होगी तो उसकी लाइट बिल्कुल ठीक होगी, उनके बच्चे के पास होगी तो उसकी लाइट उन्होंने काटी होगी, वन व्हीलिंग करते हैं। हाँ, वो तो इसी तरह ही है, बच्चे तो इसी तरह ही करते हैं। लेकिन वही बात, जिम्मेदारी वही आ जाती है। वो जो जिसकी लाइट कटी होगी, जिसके मड गार्ड चेंज हुए होंगे, तो वो मेरे गैराज में आके खड़ी होगी तो मुझे पता चलेगा कि ये इसके साथ क्या होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन आज मुझे बताएं कि आज आप छोटे बच्चे को बात करते हैं तो वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। आप तो बहुत आगे मुआशरा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। ये तो प्यार मोहब्बत का आप दौर रह गया, अदरवाइज कोई सख्ती वाला दौर तो चला गया। 17 साल के जानने वाले, उनका बेटा है कोई 12-14 साल का। मैं रोज उनको मना करता था, मैंने कहा भाईजान इसको बाइक ना दिया करें, ये कैंपेन शुरू होने से पहले की बात है। मैं रोज उसको मना करता था, उन्होंने उसको नई बाइक लेके दी और 2-3 दिन बाद मैं गली में खड़ा था, वो अपनी वालदा के साथ आ रहा था, उसने खुद भी गिरा, वालदा को भी गिराया, छोटे भाई को भी गिराया, अपने बाजू को फ्रैक्चर किया। मैंने उसको उठाया, मैंने कहा बेटा मैं आपको कब से मना करता हूँ कि आप बाइक ना चलाया करो, अभी आप छोटे हो। चलें, यहाँ पे ये हमारी ये रूटीन है। आप सिपरा साहब तो बात कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए, बच्चे कब बाज आते हैं जब उनके पास बाइक होती है। ये आपको घर में एफर्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है। वेलकम बैक वंस अगेन। और अभी हमने बात करनी है क्योंकि स्टार्ट में स्मॉग के पेश नज़र जो सेफ्टी मेजर्स लेके जो इकदाम किए गए, कुछ हालात बेहतर रहे, लेकिन क्योंकि आज फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शहर लाहौर का पहला नंबर है, तो बाहर की सूरत हाल भी देखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग प्लीज़ बाहर जाए तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, आपके लिए बेहतर होगा। हम चलते हैं जी बाहर, कोमल है, कोमल की तरफ। जी कोमल, बताइए सिचुएशन क्या है आज? जी बिल्कुल, अमूमन देखा जाता है कि मौसम गर्मा का एंड और मौसम सरमा के स्टार्ट में मौसम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सिरानाइयाँ जो है वो अपनी दिखाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि शहर लाहौर पे स्मोग ने बुरे तरीके से अपने पंजे जो है मजबूत कर लिए हैं। हर साल लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से बदतरीन सूरत हाल से जो है वो दो चार होता है, जिसकी वजह से लाहौर की फ़िज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत होती है। अगर हम आज की सिचुएशन के हवाले से बात करें तो सेफ्टी मेजर्स होने के बावजूद लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 418 की बुलंदियां जो है वो मजबूत कर रहा है। यानी कि लाहौर ने पिछले तमाम रिकॉर्ड जो सेफ्टी मेजर्स होने के बावजूद तोड़ दिए हैं और लाहौर के बासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद भी की जा रही है। लोग अभी तक ये समझ नहीं पा रहे कि स्मोग बढ़ क्यों रही है, जबकि सिचुएशन हमारे सामने होती है। अभी भी व्हीकल जो है वो बहुत सी ऐसी रोड्स पर मौजूद है जो कि फ़िज़ाई आलूदगी फैला रही हैं। बहुत सी फैक्ट्रियाँ ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट नहीं हुई हैं और शहर लाहौर के बासी जो हैं वो बेजा जो जंगलात हैं उनके कटाव का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। ये तमाम अवामिल जो हैं वो मिलकर स्मोक की सिचुएशन का सबब बन रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपने लिए ही बहुत सी मुश्किलात का सबब बन रही हैं। लाहौर के बासियों को समझने की ज़रूरत है कि हमें छोटे छोटे अवामिल का जड़ से खात्मा करने की ज़रूरत है ताकि हम लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर कर सकें। एक इदारा दूसरे पे मलबा डालता है, दूसरा तीसरे पे डालता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि क्यों ना हम एक प्लेटफॉर्म पर बैठें और क्यों ना हम उस बात को देखें कि क्यों लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो काबू में नहीं आ रही। सेफ्टी मेजर्स भी किए जा रहे हैं, लाहौर के बासियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने के हवाले से हिदायत भी की जा रही है, लेकिन बावजूद सिचुएशन जो है वह हमारे सामने बद से बदतरीन होती हुई नजर आ रही है। सुबह के औकात में 300 से प्लस था एयर क्वालिटी इंडेक्स, जबकि जैसे जैसे टाइम गुजरा है एयर क्वालिटी इंडेक्स में मजीद इजाफा देखने में नजर आ रहा है। अगर हम सेफ्टी मेजर से पहले की बात करें तो पहले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुबह के औकात में जो था वो इजाफा देखा जाता था, जैसे जैसे वक्त गुजरता था एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी आ जाती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखा जा रहा है। लाहौर के बासियों को यहाँ पर ज़रूरत है कि मास्क का इस्तेमाल भी यकीनी बनाए। वहीं अगर आप दूसरी जानिब हम ये बात करते हैं कि फोग और स्मोक की वजह से शहर लाहौर धुंधला गया है, हर तरफ सफ़ेदी ने चादर ओढ़ ली है, हद निगाह में कमी महसूस की जा रही है। इस वजह से बहुत से ट्रैफिक हादसात का भी सामना हो रहा है। लाहौर के बासियों को ज़रूरत है कि अपनी स्पीड लिमिट का खास ख्याल रखें। और ठीक है, थैंक यू कोमल, आपने मौजूदा सिचुएशन से अपडेट किया। स्मोक की बाहर ये सूरत हाल है, आप लोग ज़रूर एहतियात कीजिए। हमारे पास वक्त हमें ब्रेक की तरफ जाना है। थैंक यू सो मच आप लोगों के वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक ज़बरदस्त इसलिए है क्योंकि तालीम वो चीज़ है जो कि आपकी पर्सनालिटी में निखार लेकर आती है। सो तालीम के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम मयारी तालीम की बात करें। आपके पास बेतहाशा ऑप्शंस मौजूद है,
जो बहुत अच्छा जिनका सेटअप भी बहुत अच्छा है और मेयारी तालीम की जहाँ हम बात करते हैं वहाँ पर वो बहुत अच्छा किरदार भी अदा कर रही हैं। आज सवाल ये पैदा होता है कि आपकी तालीम का मेयार वो होना चाहिए कि आपके स्टूडेंट जब पास आउट होकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकलें तो वो बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार भी कमा सकें, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हों, उनके पास कुछ हुनर भी ऐसा हो, उनकी तालीम उन्हें वो चीज़ें भी सिखाए कि बाहर जाके उन्हें मार ना खानी पड़े। सो वो तालीम जो कि आपके लिए बेहतरीन रोज़गार के मौके पैदा करे, वो तालीम जो कि आपको बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो, हर तरह से हर पहलू को मीट कर रही हो, ये बहुत ज़रूरी है, वक्त की अहम ज़रूरत है। आज का हमारा टॉपिक भी ये होगा कि मेयारी तालीम जो है फराहम करने में ये इदारे किस तरह से काम कर रहे हैं। और आज जिस इदारे के बारे में हम बात करने वाले हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक बहुत ज़बरदस्त इदारा है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें मुख्तलिफ फील्ड में नज़र भी आ रहे हैं और कामयाबी का सफ़र तय कर बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार भी कमा रहे हैं। सो हमारे आज के टॉपिक के हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, रीजनल डायरेक्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अमानुल्लाह मलिक साहब हैं, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेयारी तालीम की फराहमी में मुझे बता दीजिएगा क्या किरदार है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, उसके बाद फिर हम स्टूडेंट्स के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे और कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मेयारी तालीम बहुत ज़रूरी है आज के दौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो एक मेयार तालीम से पहले एक एक्सेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसको तालीम की एक्सेस होनी चाहिए, उस हवाले से। और दूसरा जो पहलू पर्टिकुलरली हमारा इदारा है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इसके पर्सपेक्टिव में ये है कि ये डिस्टेंस लर्निंग पे, ऑनलाइन लर्निंग पे हमारा मेन चार्टर है, हमारा मैंडेट है। जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को जब कायम किया गया 1974 में, तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो ये गवर्नमेंट की एक यूनिवर्सिटी है, तो इसका मेन मैंडेट ये था कि वो लोग कि जो किसी वजह से फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं वो आ सकते ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, के अपनी कल्चरल और रिलीजियस बाइंडिंग्स की वजह से नहीं आ सकते, कुछ लोगों को बहुत सारे मसाइल। और दूसरा ये है कि वो स्ट्रेटा हमारी सोसाइटी का जो फॉर्मल एजुकेशन की एज से गुजर चुका है और अभी वो वर्किंग। अच्छा, ये आई मस्ट अप्रिशिएट, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल कि अब यहाँ भी आपके जो चैनल पे मैं बहुत सारे यंग लड़के लड़कियाँ देख रहा हूँ, वो अगर मैट्रिक एफए के बाद उन्होंने जॉब शुरू कर दी है तो उनके पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ये एक्सेस है कि वो अलोंग विद देयर जॉब अपना काम भी करें और साथ अपनी पढ़ाई। हाँ जी, तो ये एक तो एक्सेसिबिलिटी जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने और ये पूरे मुल्क में ये इदारा काम कर रहा है, चित्राल से गवादर से लेके और तमाम जो आपकी ब्रेड्थ है उसको कवर करता है। तो एक तो ये है एक्सेसिबिलिटी। दूसरा आपने जो कहा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बुनियादी है कि जब तक आप एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे आप compete नहीं कर सकेंगे। और अब जबकि गवर्नमेंट सेक्टर स्क्वीज़ हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर, इवन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी एक जॉब है अगर तो उस पे हज़ारों कंपटीशन में लोग होते हैं, तो वो जब तक स्टूडेंट्स क्वालिटी एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे वो कम्पीट नहीं करेंगे। अहम ज़रूरत है ऑनलाइन लर्निंग की, आपने बात की। हाँ जी, तो हमने मुख्तलिफ अब क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जितने प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस हैं उनमें डिजिटाइजेशन आ गई है, टेक्नोलॉजी का ब्लेंड आया है और जो है ना उसकी वजह से ऑनलाइन लर्निंग जो है, जो पुराना स्टाइल था मैनुअल तरीके से, उसकी बजाय अब टेक्नोलॉजी के ज़रिए यानी ऑनलाइन आप वर्कशॉप ले सकते हैं। पहले ये होता था कि एक वर्कशॉप के लिए आपको एक जगह स्टूडेंट्स करनी पड़ती थी, अब ये है कि वो स्टूडेंट अपनी जगह पे बैठा, तो उसमें फिर मुख्तलिफ तरीके से ऐसी ऐप्स हैं, ऐसे तरीक़ाकार हैं जिसके ज़रिए यूनिवर्सिटी अपने तमाम मुख्तलिफ लेवल्स पे क्वालिटी चेक जो है वो रखती है ताकि क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट की जाए। सही। सो ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त तरीके से आपको एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा रही है, आपके साथ साथ
जिन दीगर कामों की वजह से आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन कर पाते, आपके वो काम भी साथ चल रहे होते हैं। सब्जेक्ट्स की मैं बात करना चाहूँगी, यूनिवर्सिटी कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर करती है और सब्जेक्ट माहिरीन आपके पास क्या मौजूद हैं? जी ऐसा है ना, एक तो थोड़ा सा मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का आपको बताऊं कि इसका मोड फॉर्मल एजुकेशन के इदारों से डिफरेंट है कि मेन हेड ऑफिस हमारा इस्लामाबाद के अंदर है, फिर पूरे मुल्क के अंदर रीजनल कैंपसेस हैं, रीजनल ऑफिसेज हैं। जिस तरह अब लाहौर का जितना भी है उसको रीजनल कैंपस लाहौर देखता है, इसके साथ कसूर है तो कसूर के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको रीजनल कैंपस कसूर देखता है, और साथ ननकाना और शेखुपुरा जो है उनको वहाँ पे हमारा डिफरेंट ऑफिस है। इसी तरीके से चित्राल में है, कराची में है, सिंध के तमाम बड़ी बड़ी जगहों पे है, बलूचिस्तान में है। तो ये इस लिहाज से वो यानी इसकी आउटरीच जो है वो बढ़ाई गई है। दूसरा आपने कहा कि सब्जेक्ट्स का, तो सब्जेक्ट्स में जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को ड्यूटी दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, वो मैट्रिक से लेके पीएचडी तक हम तालीम का बंदोबस्त करते हैं। अदरवाइज़ तो आप देखें कि जो मैट्रिक एफए की तालीम है वो उसके लिए बोर्ड्स कायम है जो फॉर्मल एजुकेशन है, लेकिन ये क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड पे है तो हम भी मैट्रिक और एफए करवाते हैं उन स्टूडेंट्स को जो किसी वजह से फॉर्मल एजुकेशन में नहीं आ सकते। और फिर जो आपने बताया, आपने पूछा कि सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो सब्जेक्ट्स तमाम सब्जेक्ट्स तकरीबन के आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स भी हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स भी हैं। तो सिवाय टेक्निकल एजुकेशन के, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में वो हुनर होता है, हाँ जी, उसके लिए फॉर्मली यानी प्रेजेंस ज़रूरी होती है। तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमारा इस्लामाबाद के अंदर लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस है या साइंसेस, प्योर साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह केमिस्ट्री है, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है। ये जो हैं ये बाकायदा जिस तरह आम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्लासेस होती हैं उस तरह हमारी फेस टू फेस क्लासेस होती हैं। अच्छा, और यहाँ एक मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए कि लाहौर में भी हमारे एक कंपोनेंट हमने रखा है फेस टू फेस। जिस तरह आप बाकायदा किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके तो तालीम हासिल कर सकते हैं, तो कंप्यूटर साइंस BScs बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज जो है वो लाहौर के अंदर भी इसकी फैसिलिटी है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके तो फेस टू फेस कंपोनेंट के तौर पे वो डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो ये वेरिड किस्म के सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। सही। अच्छा, कुछ लोगों को, स्टूडेंट्स को ये बड़ा होता है कि गैप ज़्यादा आ जाए तो एडमिशन में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल नहीं। ये बल्कि आप देखें कि हमारे पास तो 70 साल के जो हैं वो स्टूडेंट्स भी हैं और उससे नीचे तो आप वो देख सकते हैं। तो इसमें कोई एज गैप नहीं है, कोई जियोग्राफिकल जेंडर गैप तो नहीं है, मतलब कुछ खवातीन का कोटा ज़्यादा होता है। का तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर स्टैट्स हम देखें तो हमारा खवातीन ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और 50% से ज़्यादा खवातीन स्टूडेंट्स हैं। तो उनके लिए तो ज़्यादा ये अप्रोप्रिएट फोरम है कि बहुत सारे हमारे, आप देखें ना KP के बहुत सारे इलाके हैं, बलूचिस्तान के ऐसे इलाके हैं या हमारे देही इलाके हैं पंजाब के, जहाँ पे बच्चियाँ मैट्रिक FA के बाद वो स्कूल कॉलेजेस में नहीं जा सकती। उनके वालिदैन उनको नहीं भेजते क्योंकि वो इदारे दूर हैं या फाइनेंशियल रीजंस की वजह से नहीं करते, या जनरली जो हमारा एटीट्यूड है कि बच्चियों की तालीम को उतनी अहमियत नहीं दी जाती है एज़ कम्पेयर टू मेल के। तो वो फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो प्लेटफॉर्म है वो बच्चियों के लिए बहुत वाइबल है और बहुत ज़्यादा बच्चियाँ जो है हमारे साथ वो आके तालीम अपनी कंप्लीट करती हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, एक और चीज़ है, अक्सर लोग शकूक व शुबात का शिकार हो जाते हैं कि सर्टिफिकेट और डिग्री जो है यहाँ से अगर मिलेगी तो वो उस तरह से वैलिड नहीं होगी जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ की होती है। सो इस पे क्लियरेंस आप क्या? अच्छा, मैं आपको बताऊँ ना कि जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये गवर्नमेंट चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है, ये बिल्कुल वैसी यूनिवर्सिटी है जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी है, जिस तरह बाकी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसी तरह। और मैट्रिक अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं या लाहौर बोर्ड से करते हैं वो इक्वली लीगली एक्सेप्टेबल हैं, और किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में पर्टिकुलरली या प्राइवेट इदारे में भी आपके मैट्रिक के बाद अगर FA में दाखिला लेते हैं, लेट्स सपोज FC कॉलेज में लेते हैं, GC में लेते हैं या गवर्नमेंट के
या प्राइवेट इवन जो इदारे हैं उनके अंदर आप दाखिला लेते हैं तो कोई आपको उसको डिनाई नहीं कर आपके असरअंदाज जी जी। वो अगर आप इवन कोर्ट में चले जाएं, अगर कोई बंदा कहता है कि जी ये आपने ओपन यूनिवर्सिटी से किया है तो हम नहीं मानते, तो आप कोर्ट में जाके उससे ले सकते हैं। लेकिन मैं उसी के साथ आपको ये बताऊं कि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी सारी एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, और वो फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो जॉब्स गवर्नमेंट की आई हैं उन्होंने उनमें कम्पीट किया और वो चलें जी, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, स्कॉलरशिप किन स्टूडेंट्स को ऑफर की जाती है? जी, स्कॉलरशिप से मुराद हम एक यूनिवर्सिटी के पास एक बाकायदा फाइनेंशियल असिस्टेंस का एक मेकनिज़म है, ठीक, और उस मेकनिज़म के ज़रिए आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जो ये लाहौर रीजन है, सिर्फ लाहौर रीजन के पास आलमोस्ट कोई 15 से 16 लाख का बजट होता है एक सेमेस्टर के अंदर, और साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। तो आप अगर पूरे साल का करें तो 30 लाख का बजट है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए हम डिसबर्स करते हैं। अच्छा, उसमें फिर मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी वो है कि जिसके हम फ्री एजुकेशन देते हैं, जिस तरह हमारे प्रिजनर्स हैं और ट्रांसजेंडर है, मुकम्मल फ्री एजुकेशन है। इसी तरीके से हमारे स्पेशल बच्चे, स्पेशल लोग हैं, हमारे पास बच्चे का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो किसी भी एज का है तो वो हमारा स्टूडेंट बन सकता है। तो मैं वो आपको बता रहा हूँ कि अगर लेट्स सपोज कोई ब्लाइंड है तो उसकी फ्री एजुकेशन, और अगर वो फिजिकली हैंडीकैप है तो उसका 50% या वो सिचुएशन टू सिचुएशन देख के हम उसको वो। और दूसरा ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती उनके वालदैन की, वो तालीम हासिल करना चाहते हैं तो वो भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। तो इस तरह एक बाकायदा फाइनेंशियल असिस्टेंस कमेटी है, लोग अप्लाई करते हैं, फिर एक एक केस को हम उसको डिस्कस करते हैं और उनकी वेरीफाई करके फिर उनको हम तालीम का ये असिस्टेंस अवार्ड करते हैं। बिल्कुल, जदीद तालीमी तकाज़ों को देखें तो रिसर्च वक्त की अहम ज़रूरत है। सो आपकी यूनिवर्सिटी रिसर्च वक्त पर कैसे काम करा रही है? देखिए, हमारे पास मैंने जिस तरह आपको बताया कि एमफिल और पीएचडी तक की तालीम है, तो तमाम सब्जेक्ट्स में हमारे एमफिल प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, तो वो डेफिनेटली उसमें रिसर्च एस्पेक्ट है, उसी की वजह से ही ज़ाहिर है उनको डिग्री अवार्ड होती है। तो बड़ी क्वालिटी की रिसर्च जो है, और फिर यूनिवर्सिटी के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर HEC ने ओरेक के ऑफिस ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन के बाकायदा डिपार्टमेंट्स हैं, और फिर HEC से वो रिसर्च ग्रांट्स मिलती हैं जिन पे प्रोफेसर्स जो वहाँ बैठे हुए हैं या स्कॉलर्स जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च में इन्वॉल्व हैं। तो क्वालिटी की रिसर्च अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से भी प्रोड्यूस हो रही है, और फिर वो जर्नल्स में उसके सारी वो रिपोर्ट्स और वो उसके आर्टिकल्स जो हैं वो छपते हैं। तो जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च का है, इसी तरीके से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी अपने लेवल पे रिसर्च में। अच्छा, अब यहाँ पर तो हमने एजुकेशन की बात भी कर ली, वो लोग जो कि टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रब्ता करना चाहते हैं उनके लिए भी क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है? वो मैं आपको बताऊँ कि अब हमारा जो मोड है वो उस तरह नहीं है कि बाकायदा इदारे के अंदर स्टूडेंट्स आएंगे और टीचर भी वहाँ मौजूद होंगे और वो पढ़ाएंगे। हमारे पास पार्ट टाइम ट्यूटर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी जो लोग लेट्स सपोज कि यहाँ पे भी अगर कोई बहुत अच्छी पढ़ा लिखा बंदा है, एमफिल है, पीएचडी है, मास्टर्स अच्छा उसने किया हुआ है, वो हमारे साथ और उसका टीचिंग एक्सपीरियंस है तो हमारे साथ एज ए ट्यूटर वो काम कर सकता है। तो हमारे क्योंकि वो अपनी जॉब के साथ जिस तरह स्टूडेंट अपनी जॉब के साथ काम कर सकता है, इसी तरीके से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो ट्यूटर्स हैं, अब लाहौर की अगर मैं बात करूं तो 10,000 ट्यूटर हमारे साथ रजिस्टर्ड है। उसकी डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के मुताबिक हम रजिस्टर्ड कर लेते हैं, और जब हमारे पास स्टूडेंट्स लेट्स सपोज के जब एडमिशन उनका हो जाता है, आपका अगर मैथ्स कॉम का ही मैं बात करूं तो मैथ्स कॉम के जब स्टूडेंट्स की लिस्ट हमारे पास आ जाती है तो 50 स्टूडेंट्स को एक टीचर के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। वो जो अब मोड हमारा ये है कि वो स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स लिखेंगे और उस टीचर को वो
असाइनमेंट्स भेजेंगे, वो टीचर उन असाइनमेंट्स को चेक करके तो असाइनमेंट स्टूडेंट्स को वापस कर देगा और उसका रिजल्ट यूनिवर्सिटी को जमा करवा देगा। तो इस तरीके से हमारे पास तकरीबन हर सेमेस्टर के अंदर 1000 ट्यूटर यानी 10,000 जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, उनमें से 1000 6 महीने के लिए हमारे साथ एंगेज होते हैं ट्यूटर्स, टीचर्स, और वो अपनी और फिर जितना वो काम करते हैं उनका रेम्यूनरेशन उनको मिल जाता है। चलिए जी, आई मस्ट अप्रिशिएट, बहुत अच्छा ये तरीका है और उन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर जो कि बाकायदा तौर पर कोई तालीमी इदारा नहीं ज्वाइन कर सकते, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। वेलकम बैक। और ये जो बोलने से पहले कह दिया जाता है कि कम बोलना है, ये बहुत मुश्किल होता है। चले कोशिश ये कर ली जाती है। मौसम तब्दील हो रहा है और इस मौसम में बड़ा दिल करता है कि आप खाना खाने के बाद जब शाम में या रात के टाइम बैठ के टीवी देख रहे हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप ड्राई फ्रूट खाएं। लेकिन ड्राई फ्रूट किन लोगों को खाना है, कितने मिकदार में खाना है, कैसे खाना है, और ड्राई फ्रूट में से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें ज़्यादा ग़िज़ाइयत है, जो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इस पर हम बात करने वाले हैं। मैं बिल्कुल नहीं बता रही, आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, अब ड्राई फ्रूट लोगों ने खाना है, कौन सा ड्राई फ्रूट जिसकी अफादियत ज़्यादा है? हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग जो होते हैं वो, अब आपने कहना गर्म ठंडा कुछ नहीं होता, सो कुछ लोग कहते हैं कि फ़लाँ ड्राई फ्रूट बहुत गर्म है, ये बिल्कुल नहीं खाना उन लोगों को जिनको डायबिटीज़ है या फिर जिनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है। हमने इस्तेमाल सब लोगों के लिए पहले बता दें, फिर डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर पे आएंगे। अच्छा, दो चीज़ों को आपस में हमने मिक्स नहीं करना। एक होता है ड्राई फ्रूट, एक होते हैं नट्स। अब ड्राई फ्रूट से मुराद है इंजीर, किशमिश, खुश्क आलू बुखारे, खुश्क खुबानी, ये बिल्कुल अलहदा सेक्शन है। बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली, चिलगोज़े, ये अलहदा सेक्शन है। नट्स और ड्राई फ्रूट को आपस में पहली बात है मिक्स नहीं करना। दूसरी चीज़, अगर हम ड्राई फ्रूट की बात करें, जैसे आपने मुझसे पूछा है, अना स्टार्ट ही हमने गलत कर दिया। टीवी के सामने बैठ के बिल्कुल नहीं इसको खाना। इसको कोई भी चीज़ आपने टीवी के सामने बैठ के नहीं खानी, बिकॉज आप ज़्यादा खाएंगे, आपका ब्रेन तो बिजी है टीवी देखने में, सो आप बिल्कुल उसको रजिस्टर नहीं करेंगे कि आपने कितना खाया और कितना नहीं खाया। तो ड्राई फ्रूट 1/4 कप खाना है, विच मीन्स 1 गिलास का चौथा हिस्सा। इसमें कोई 2 से 3 खजूरें या इंजीर आ जाती हैं, या 12 से 16 किशमिश आ जाते हैं। सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट ने इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आयरन का सारी चीज़ें बहुत अच्छा सोर्स है, न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। जिन बच्चों में आयरन की कमी है उन्हें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर कराया जाए। अगर बच्चों में कब्ज़ का मसला है तो इसी ड्राई फ्रूट को, जैसे इंजीर, किशमिश या खुश्क आलू बुखारे या खुश्क खुबानी को रात को पानी में भिगो के रखते हैं, सुबह वो चीज़ बच्चे को खिलाई जाए। इंजीर है या खजूर है, जो भी आपने भिगोया वो बच्चे को खिलाया जाए। बड़े भी खा सकते हैं, कब्ज़ नहीं होगी, साथ साथ आयरन की कमी भी बच्चे के अंदर नहीं होगी। मीठे का नेचुरल सोर्स है। हमें मीठे की कई दफ़ा क्रेविंग होती है, खाना सारा खा लिया, अब दिल करता है जी चॉकलेट की कोई बाइट ले ली जाए। सॉरी, आज ना मुझे ना फ्लू हुआ है, चॉकलेट की बाइट ले ली जाए, या हमारा दिल करता है कि कोई जी खीर वगैरह खा ली जाए। उस केस में ड्राई फ्रूट 1 से 2 खजूरें खा ली, 1 से 2 खुश्क खुबानी खा ली, वो ज़्यादा अच्छा। ये जो आप 1 से 2 कह देती है ना, सबसे मुश्किल काम ये होता है। उसका तरीका ये होता है प्लेट में रखा ही 1 से 2 जाए और बाकी जाके वापस रखाया जाए। पेशेंट्स मुझे भी अक्सर ये कहते हैं हमने वो ड्राई फ्रूट का जार रखा। मैं कहती हूँ आपका ड्राई फ्रूट का जार वहाँ नहीं होना चाहिए जहाँ आप खाना खा रहे हैं, वो किचन के कैबिनेट के अंदर होना चाहिए। जितनी चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी आसान होगी उतना उस पर बिंज करना। नॉर्मली जार जो होता है वो आप बेड की साइड पे रख देते हैं। अच्छा, वेट गेन भी क्या इनसे होता है? हमें तो ये लगता है कि ये बड़ी नॉर्मल छोटी सी चीज़ है, इससे कितना वजन बढ़ जाएगा। हम जो वेट गेन के क्लाइंट्स होते हैं उनको ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल देते हैं। मतलब ड्राई फ्रूट में क्या है ये ड्राई फ्रूट? अगर खुश्क खुबानी की बात करें, खुबानी को ड्राई करके उसकी कैलोरीज इतनी सी चीज़ में ले आई गई हैं। मतलब इसमें कैलोरीज का एक बॉम्ब है, बेसिकली हेल्दी मगर कैलोरीज का बॉम्ब है। जो खुश्क खुबानी है, अगर आप 2 खाते हैं 4 खाते हैं आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन अगर आप फ्रेश खुबानी 2 से 4 खाते हैं बंदे की बस हो जाती है। सो ये बेसिकली वेट गेन के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, बट वेट लॉस के क्लाइंट्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मॉडरेशन में। मीठे की क्रेविंग को सप्रेस करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, आप ड्राई नट्स का इस्तेमाल करेंगे, दोनों चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन कराएंगी आप। अच्छा, आप आ जाए पिस्ता, बादाम, आप बहुत सारे लोग खाते हैं, शौक से खाते हैं, और अगेन फिर आपका इनके हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है।
अच्छा, पिस्ता बादाम भी वही बात कि जार आपके पास पड़ा नहीं होना चाहिए। अगर चीज़ की एक्सेसिबिलिटी है तो आप उस पर बिंज भी करेंगे। हैंडफुल ऑफ नट्स लेने हैं, ये ऐसे मुट्ठी बंद करनी है, ऐसे मुट्ठी नहीं बंद करनी। इसी में मिक्स जितने नट्स आ जाते हैं, बादाम काजू पिस्ता चिलगोज़ा, यानी आपने कहा पूरी बंद हो, लोग कहें कैसे तो एक मुट्ठी का आता है, ये तो हमारी एक मुट्ठी है। एग्जैक्टली और वो बड़े वाले घर में जो सबसे बड़ा फर्द है उसकी मुट्ठी नहीं लेनी, अपनी आपकी रिक्वायरमेंट आपके अकॉर्डिंग है। जहाँ तक नट्स की बात है, ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। जिन लोगों को दूध हजम नहीं होता, या जो लोग दूध वैसे नहीं पीते, या जो लोग दूध बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई मसला है किसी भी वजह से, या उन्हें शक है कि जी हमें खालिस दूध मिलता नहीं है तो हमने दूध का इस्तेमाल ही नहीं करना, वो नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। नट्स जो है वो प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, दिल की बीमारियों से बचाते हैं। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो हैंडफुल ऑफ आलमंड्स एंड वॉलनट्स मिक्स करके इस्तेमाल करें। साथ में जो भी डॉक्टर ने उनको प्रिकॉशंस दिए हैं वो भी फॉलो करें, तो उनका कोलेस्ट्रॉल तेज़ी से नीचे आना शुरू हो जाएगा। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ ये ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका हेयर फॉल नहीं रुकता तो आपको चाहिए आप हैंडफुल ऑफ नट्स। लोग तो कहते हैं इनकी वजह से चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ड्राई नट्स जो हैं वो वैसे ही सूट नहीं करते, वो तो एक अलग चीज़ है। अगर आपको सूट नहीं करते ना इस्तेमाल करें। आप कोई और ऑल्टरनेटिव जैसे सीड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, फिश ऑयल का वगैरह वगैरह, उस पर कभी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आप मॉडरेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, ये आपको कभी भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देंगे। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो आपको डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स देगी। हमारे यहाँ मसला ये है, 100 रुपये की मूंगफली ले आनी है, ना देखना उसमें से निकलती कितनी है, सारा कुछ रात को मूंगफली छीलते जाना है, खाते जाना है। 1 घंटा बैठ के हमने 1 किलो मूंगफली पर हेड ज़रूर ख़त्म कर देनी है घर के अंदर, फिर वो साइड इफ़ेक्ट्स क्यों ना दे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं गला ख़राब हो जाता है, वो जो गला पक जाता है अगर आप अखरोट ज़्यादा खा रहे हैं, अगर आप पिस्ता बादाम, होता है ऐसे क्या? अना, जैसे आपने अभी कहा गरम ठंडा मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता, हम मेडिकल फील्ड वाले इस चीज़ से बिल्कुल अग्री नहीं करते कि गरम ठंडा मेडिकल में है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब वो डाइजेस्ट होती हैं वो हीट प्रोड्यूस करती हैं, आपने उसका बैलेंस लेके बॉडी के अंदर चलना होता है। अब नट्स एक ऐसी चीज़ है जब ये डाइजेस्ट होते हैं ये बॉडी के अंदर थोड़ी हीट प्रोड्यूस करते हैं। आप ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, आप किलो 1.5 किलो एक चीज़ इस्तेमाल कर लेंगे, डेफिनेटली हीट ज़्यादा होगी, वो फिर एसिडिटी की फॉर्म में, वो फिर मसले मसाइल की फॉर्म में, गला भी पकेगा, ज़ुबान पे भी छाले निकलेंगे, एक्नी ब्रेकआउट भी होगा, यूरिन का कलर भी बदल जाएगा। वो जो गर्मी वाली चीज़ होती है वो वहाँ से आती है। आप मॉडरेशन में इस्तेमाल करेंगे कभी कोई मसला नहीं आएगा आपको। अच्छा, इसके साथ हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं उनको क्या बिल्कुल नहीं खाना है ये चीज़ें? अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ या इवन मैंने और आपने भी एक एहतियात ज़रूर करनी है कि कभी भी रोस्टेड नट्स नहीं लेने, जिन्हें सॉल्टेड जो होते हैं, सॉल्टेड एंड रोस्टेड, जिन्हें भुना गया होता है और जिन पे नमक छिड़का गया होता है, वो वाले तो जहर हैं लिटरली हर एक के लिए। वो आपको फायदे से कहीं ज्यादा चस्का दे देते हैं, टेस्ट में अच्छे लगते हैं ना, चस्का दे देते हैं वो हमें, लेकिन वो सेहत के लिए इतने फायदेमंद नहीं होते। फायदेमंद क्या, वो उल्टा नुकसान हमें दे देते हैं। तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट ने कभी भी सॉल्टेड या रोस्टेड नट्स का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है। अब दूसरे जो हमारे पास नट्स आ जाते हैं, हैंडफुल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक जा रहा है। अब देखें ना, 2 दिन से अगर आपका ब्लड प्रेशर ही 160 पे है, उसके ऊपर आपने नट्स का इस्तेमाल कर लिया तो फिर ये ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर मैनेज्ड है तो आप इसका हैंडफुल ऑफ नट्स का इस्तेमाल करें, कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर आपको शक है ये गर्म है, आप दही में डाल के इस्तेमाल कर लें, हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स 1 कप दही के अंदर डाल के इस्तेमाल कर लें, आपको नट्स के फायदे भी मिलेंगे, आपको दही की अफादियत भी मिल जाएगी। कुछ लोग बच्चों को दूध में भी ब्लेंड करके दे देते हैं आयशा। अच्छा, सबसे बुरी ये चीज़ है। मैंने इतने मैंने लोगों कहा आप शायद कहने लगे सबसे अच्छी ये चीज़ है। नहीं नहीं, ये तो बहुत बुरा है। देखिए, जब आप नट्स को ब्लेंडर के ब्लेड से गुजारते हैं ना, इनका ओमेगा 3 सारा ज़ाया हो गया, जिसे हम रोगने बादाम कहते हैं। एक बादाम से कितना कोई तेल निकल आना था, जितना भी निकलना था, जो भी उसका फायदा होना था, वो आपने सारा वेस्ट कर दिया। लोगों ने जार भर भर के रखे होते हैं जी, बच्चे को दूध में डाल के दे रहे हैं, वो गलत है। आप बच्चे को सिर्फ कैलोरीज दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स आप सारे के सारे ज़ाया कर चुके हैं। आप चाहे इसको चट्टू-वट्टे में पीसें, चट्टू-वट्टे में भी पीसते हैं, वो सारा नीचे लग जाता है, उसके वो डंडे के साथ लग जाता है, सब कुछ ज़ाया हो गया। ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं, ओमेगा 3 सारा का सारा ज़ाया हो गया। सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका ये होता है बादाम का छिलका उतार कर लिया जाए, इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। ये भी मैंने सुना हुआ है कि आप उसको पानी में भिगो के रखें और सुबह अपने हार मुंह बादाम खा लें तो वो आपके लिए बड़े अच्छे होते हैं। उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। जो बादाम का छिलका है वो बादामों की ही एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा रोक देता है। तो बेहतर ये बादामों का तो छिलका उतार के बच्चों को दे दिया जाए, बाकी अखरोट और काजू वगैरह चबा के खाए जाए। चबा कर खाने से इनका ज़्यादा फ़ायदा है, ग्राइंड करके, पीस के, कूट के इनका इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
सही। सो आपने अगर इन चीज़ों का फ़ायदा लेना है, इंजॉय करना है, ज़्यादा टाइम के लिए खाना है, तो वो आयशा ने आपको तरीका बता दिया कि आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। मैसेज क्या देना चाहेंगे? अगर आपको बिंज करना है, अगर आपको टीवी देखते हुए कुछ खाना है, तो उसमें बेहतर ऑप्शन जो हमारे पास आ जाती है वो आती है भुने हुए चने, जो कि कहीं ना कहीं नट्स की कैटेगरी में गिने जाते हैं बट आते नहीं हैं। तो जो भुने हुए चने होते हैं, जो येलो कलर के होते हैं, उन पर काला छिलका होता है, वो आप एक एक दाना करके खा लें। इस आदत को मुकम्मल तौर पे छोड़ देना चाहिए, मगर अगर आपसे फ़ौरन नहीं छूटती तो भुने हुए चने ले लें। बाकी जो नट्स और ये ड्राई फ्रूट है, इनको एक मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है। शुगर के पेशेंट ने ड्राई फ्रूट को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना है। सो ये आपके लिए रिकमेंडेशन है। प्लीज़ ज़्यादा टाइम के लिए खाना है तो आपको फिर क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी दोनों चीज़ें देखनी है ताकि आप इसको एंजॉय भी कर सकें। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारी मुलाकात होगी अब कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।